नमस्कार, आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं जस्ट टीवी। मैं हूं नेहा शुक्ला। स्ट्रेट टॉक लेकर आप सभी दर्शकों के सामने एक बार फिर से उपस्थित हूं। उत्तर प्रदेश क्यों बार बार हिंसा की आग में जल रहा है? पहले हमने देखा कि बहराइच में हिंसा हो गई, आरोप बीजेपी के नेताओं पर लगे। उसके बाद अब संभल में हिंसा हो गई है और 5 युवकों की मौत हो गई है। हालांकि रिकॉर्ड सिर्फ 4 मौतों की है, आधिकारिक पुष्टि सिर्फ 4 मौतों की है, लेकिन जो 5वीं मौत हुई है उसके बारे में ये जानकारी सामने आई है कि बिना किसी अधिकारी को सूचित किए हुए जो परिजन है उन्होंने शव को दफना दिया है। बहुत कम उम्र के युवक की भी इसमें मौत हुई है। संभल हिंसा, एक पक्ष कह रहा है कि पुलिस ने इस हिंसा को जो है भड़काया, एक पक्ष कह रहा है कि समाजवादी पार्टी के नेताओं ने इस हिंसा को भड़काया। संभल की जो हिंसा है इसमें साजिश किसकी है और क्या ये एक सुनियोजित साजिश है? और भी कई सवाल हैं और कुछ तथ्य भी हैं जो हम चाहते हैं कि आज की स्ट्रेट टॉक के जरिए हम अपने दर्शकों के सामने इस पर समझने की कोशिश करें कि उत्तर प्रदेश में जहां पर डबल इंजन की सरकार है, आखिर हिंसा क्यों भड़क जाती है और अब तो 5 युवकों की मौत। आइए शुरू करते हैं आज की स्ट्रेट टॉक। तो सीएम योगी आदित्यनाथ, जिनके बारे में ये कहा जाता है कि वो तो बुलडोजर बाबा हैं, वो तो अपराध को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकते और वो अपराधियों को भी जो है तुरंत समय पर त्वरित कार्रवाई करते हैं, उनके खिलाफ उनको जेल में डाल दिया जाता है। लेकिन जब बात संभल हिंसा या फिर बहराइच हिंसा की आती है तो कुछ सवाल रह जाते हैं जिनका उत्तर ना तो योगी प्रशासन की तरफ से मिलता है, ना ही बीजेपी की तरफ से मिलता है। हम चाहते हैं कि पहले आज के जो सवाल है हम अपने दर्शकों के सामने रखें और इन तथ्यों को भी आपके सामने प्रस्तुत करें कि संभल हिंसा, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि सुनियोजित साजिश, लेकिन ये साजिश क्या समाजवादी पार्टी के नेताओं की साजिश थी? उत्तर प्रदेश में आखिर क्या बात है कि बार बार हिंसा हो रही है? उत्तर प्रदेश बार बार हिंसा में जल रहा है। विपक्ष हार की हताशा का बदला ले रहा है, ये कहना है बीजेपी के नेताओं, बीजेपी के समर्थकों का। उपचुनाव में धांधली को हिंसा में छिपाने की कोशिश, ये कहना स्वयं सपा प्रमुख अखिलेश यादव का है। इसको भी समझने की कोशिश करेंगे और कुल मिलाकर एक बड़ा सवाल भारत के प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पर खड़ा हो रहा है कि उत्तर प्रदेश के संभल में भारत के कानून को तोड़ा गया और अगर कानून को तोड़ा गया तो फिर संविधान के जो संरक्षक हैं, माननीय सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च अदालत भारत की, उसकी भूमिका पर भी सवाल पूछा जा रहा है। कहीं ना कहीं पूर्व सीजेआई चंद्रचूड़ को भी संभल हिंसा से जोड़कर देखा जा रहा है। ज्ञानवापी को लेकर जो फैसला उन्होंने दिया, जो बात उन्होंने कही, उसको इस हिंसा की जड़ बताया जा रहा है। हमारे साथ जो पैनल जुड़ा हुआ है, आइए उनका स्वागत कर लेते हैं। हमारे साथ समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता जुड़ चुकी हैं जूही सिंह, हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता दीपक झा जुड़ चुके हैं और वरिष्ठ पत्रकार मुकुल त्रिपाठी जुड़ चुके हैं। इससे पहले कि मैं आज की चर्चा और बहस को आगे बढ़ाऊं, अपने दर्शकों को जानकारी देना चाहती हूं कि बहुत ही अथक प्रयास के बावजूद बीजेपी का कोई भी प्रतिनिधि अपनी अन्य व्यस्तता बताते हुए इस चर्चा में शामिल नहीं हो सका है। इसके लिए मैं अपने दर्शकों के सामने माफी मांगना चाहती हूं कि मैं निष्पक्ष और संतुलित बहस में ही भरोसा रखती हूं और आपको एक निष्पक्ष और निडर पत्रकारिता भी प्रस्तुत करने की पूरी कोशिश करती हूं। लेकिन बीजेपी का कोई प्रतिनिधि आज इस बहस का हिस्सा नहीं है। लेकिन फिर भी क्योंकि संभल हिंसा को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में बात हो रही है कि क्या संविधान ताक पर रखा गया है। सबसे पहले मैं शुरुआत जूही जी आपसे करना चाहती हूँ। समाजवादी पार्टी के सांसद, वहाँ के जो स्थानीय विधायक और कहीं ना कहीं तुष्टीकरण की राजनीति इसके पीछे बताई जा रही है। जूही जी, हिंसा भड़काई गई और अगर भड़काई नहीं गई तो हिंसक हो रही भीड़ को स्थानीय नेता कम से कम समझा बुझा सकते थे। जूही जी, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही समझाना बुझाना नहीं चाहती है तो स्थानीय नेता क्या करेंगे? ये कहना बहुत आसान है कि हिंसा समाजवादी पार्टी ने भड़काई। राजनीति सबके लिए होती है, समाजवादी पार्टी सबके लिए काम करती है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का आपने जिक्र किया, उसको क्यों प्रशासन ने तोड़ा? प्रशासन क्यों नहीं वहां मौजूद था? प्रशासन वहां क्या कर रहा था? क्या प्रशासन को पहले से पता नहीं था कि किस तरह के हालात उत्तर प्रदेश में, जिस तरह के हालात हैं वो हम लोग उत्तर प्रदेश में रहते हैं और हम देखते हैं
कि माहौल इतना सस्पिशियस हो चुका है। बहराइच का आपने जिक्र किया, अगर वहां लोग मौजूद थे तो एलआईयू कहाँ थी और क्या वो फेल हो गई किसी भी तरह, जिस तरह वो सर्वे करने गए सुबह। और अब बताया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के विभिन्न नुमाइंदगियों की ओर से कि नोटिस तो हमने पहले दे दिया था, लेकिन ये कोई न तरीका है, न सलीका है, न ये प्रशासन और शासन की संवेदनशीलता है। हमारे एमपी के ऊपर आपने एफआईआर लिखाई। आज हमारे नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूरा खुलासा किया। उन्होंने कहा कि डीजीपी से बात हुई, जबकि एमपी वहां मौजूद भी नहीं थे, तो उन्होंने कहा कि भड़काऊ भाषण देने के लिए हमने उन पर एफआईआर लिखा थी। तो आपने अपने जो स्थानीय प्रशासन है और जिन लोगों को नियंत्रित करना था स्थिति, पहले से लोगों को आपको शामिल करके उनसे बातचीत करके, इस तरह की स्थिति सेंसिटिव स्थिति थी, तब उस पर कार्रवाई करनी थी। उन पे आपने क्या की? और आपने बुलडोजर बाबा का जिक्र किया। बुलडोजर न्याय का प्रतीक नहीं है। आप निरंतर अन्याय कर रहे हैं, निरंतर संविधान और जो कानून संसद द्वारा बनाया गया उसका उल्लंघन कर रहे हैं। तो लोगों का विश्वास भी खत्म होता जा रहा है, आप पर भी और कानून पर भी। ये मजबूर करता है कहीं ना कहीं लोगों को खुद कुछ एक्शन लेने के लिए, और जो मौत है उसके जिम्मेदार कौन है? जी जी। मैं कांग्रेस के प्रवक्ता दीपक जी के पास जाना चाहूंगी। दीपक जी, कहीं ना कहीं विपक्ष की भी काफ़ी जिम्मेदारी होती है। विपक्ष सिर्फ आरोप नहीं लगा सकता, बल्कि विपक्ष जिस वोट बैंक की पॉलिटिक्स करता है उस वोट बैंक की चिंताओं और हितों को भी संरक्षित करने की जवाबदेही जो है या फिर जिम्मेदारी विपक्ष की होती है। दीपक जी, क्या ये उपचुनाव में मिली हार की हताशा दिख रही है? बीजेपी के मंत्री और जो समर्थक हैं वो तो यही कह रहे हैं कि उपचुनाव में हार हो गई, इसलिए हिंसा के जरिए बदला लिया जा रहा है। देखिए नेहा जी, बीजेपी आरोप लगा रही है, तो आपने इतना बढ़िया प्लेटफॉर्म दिया था, आके यहाँ पे आरोप लगाते, यहाँ पे चर्चा करते, यहाँ पे सवाल जवाब करते, आपके भी सवाल होते, मेरे भी सवाल और जवाब होते। तो बीजेपी तो यहीं से भाग गई। तो अब जब भाग गए तो इनके आरोपों का हम क्या जवाब दें, बताइए ना। अब आप ये कह रही हैं कि वोट बैंक की राजनीति, हम किस वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं? बीजेपी आगे बताए हमको। हम तो देश की राजनीति कर रहे हैं, देश के विकास की राजनीति कर रहे हैं, देश के लिए राजनीति कर रहे हैं, देश के नागरिकों के लिए राजनीति कर रहे हैं कि देश के नागरिक का विकास हो। देश जो मोदी जी कहते थे, जो सपना दिखाए थे, तो जो सपना दिखाया था 2014 में, विकास की गंगा बहाने की कोशिश किया था नरेंद्र मोदी जी ने, अब वो भय में बदलता जा रहा, माहौल देश में भय वाला हो गया है। अब ये कहते थे, नारा दे दिया इन्होंने कि बटेंगे तो कटेंगे, तो काटना तो बीजेपी ने शुरू कर दिया। देखिए ना, 5 लोग 4 लोग मारे गए। तो बीजेपी काट क्यों रही है लोगों को, बांट क्यों रही है देश को? तो काटने वाले भी बीजेपी है और बांटने वाले भी बीजेपी है। तो अब विपक्ष का काम यहाँ पे क्या होता है कि जन समुदाय को सतर्क बनना, आगाह करना, सावधान करना, और एज अ राजनीतिक दलों की जिम्मेदारी बनती है कि देश में खून खराबा का माहौल ना हो। भाजपा अगर ये कहती है कि हम किसी जाति, धर्म और विशेष की राजनीति करते, तो आए यहाँ पे आपके सवालों का जवाब दे देते। तो मैं कह रहा हूँ कि भाजपा की ये राजनीति है। 2014 से इन्होंने शुरू किया था, एक विश्वास दिया था लोगों को कि हम अच्छे दिन लाएंगे, और अच्छे दिन अब ऐसे आ रहे हैं कि अब आपको 80 और 20 में बांट दिए, धर्म और जाति में बांटने का काम भाजपा करी। अब इंसान क्या हो गया, अब कहता है कि हम बचे रहेंगे तो सेफ रहेंगे। नरेंद्र मोदी जी ने नारा दे दिया। अब भैया, बचने का जो संकट आ गया ना इंसान पे, इंसान की जान पे जो संकट आ गया ना, वो भाजपा ने पैदा किया है। अब इंसान कह रहे हैं हम बचेंगे तब तो कुछ खाना पीना, नौकरी रोजगार, रोटी बोटी की बात करेंगे, तो अब तो कुछ है ही नहीं। तो भाजपा जो है इस देश में कैसा नैरेटिव सेट करे कि देश को आने वाले 10 सालों में हम लगता है 50 साल पीछे चले जाएंगे। क्योंकि दुनिया में आज आप देखिए जी, जिस तरीके से भारत में एक नैरेटिव सेट किया जा रहा है कि अब विकास की बात ही नहीं हो रही है, अब काम की बात ही नहीं हो रही है। भाजपा क्या है, एक प्रयोगशाला बना रही है। जहां जहां भाजपा की सरकारें हैं वहां पे प्रायोजित तरीके से दंगा कराए जा रहे हैं। दंगा करा के अब 2 समुदायों को, 2 वर्गों को बांट दे रहे हैं। और ये बहुत स्वाभाविक प्रक्रिया है। मतलब व्यक्तियों का, सामान्य लोगों को अगर 2 धारा में बांटना हो तो उनके धर्म पे आप हिंसा कर दीजिए, उनके आपस में धर्म में लड़ाई करवा दीजिए, तो आदमी किसी को भी कहता है कि भैया पहले मैं अपने धर्म के लिए खड़ा होता हूँ, फिर बाद में बात करूंगा। तो बात यह है, जहां पे भाजपा ने राष्ट्र को 2 धर्मों में बांट दिया हो,
तो सबसे बड़ी अन्यायी और पादताई और पतित काम करने का जो काम किया वो है भाजपा। अगर राष्ट्र धर्म सर्वोपरि है तो सभी धर्मों को, सभी जातियों को, सभी वर्गों को एक मंच पे आगे कहना चाहिए। बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट ने एक उस याचिका तो को जरूर ठुकरा दिया जिसमें धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद को जो है हटाने की बात जो है करी गई थी, उस याचिका को तो ठुकरा दिया, रिफ्यूज कर दिया। एक छोटा सा ब्रेक लूंगी मैं और मुकुल जी से समझने की कोशिश करूंगी कि उत्तर प्रदेश में बार बार हिंसा, अगर विपक्ष को ये पता है कि बीजेपी या फिर जो अन्य कुछ हिंदू संगठन हैं वो इस तरह की हिंसा भड़काने की कोशिश में लगे हैं, तो विपक्ष की जो जिम्मेदारी है कथित रूप से, हालांकि ये सारे आरोप हैं, हम सीधे सीधे किसी पक्ष पर जो है आरोप नहीं लगा रहे हैं, लेकिन अगर हिंसा हो रही है और इस हिंसा के केंद्र में कोई पक्ष बार बार खड़ा हो रहा है, इसलिए सवाल पूछना बहुत ही लाजमी हो जाता है और वाजिब भी हो जाता है, जिसका उत्तर ढूंढना भी बहुत वाजिब हो जाता है कि भारत में उत्तर प्रदेश, जहां पर डबल इंजन की सरकार संविधान के 75 वर्ष पूरे होने का जश्न पूरा भारत मना रहा है, तो संविधान की सुरक्षा और संविधान का सम्मान कौन सा पक्ष करता हुआ दिख रहा है? क्या सुप्रीम कोर्ट दिख रही है? कई सारे सवाल। लौटेंगे छोटे से ब्रेक के बाद और उनको समझने का क्रम आगे बढ़ाएंगे। फिर से स्वागत करते हैं आपका। आप देख रहे हैं स्ट्रेट टॉक और दर्शकों को लेकर चलेंगे मुकुल जी के पास, वरिष्ठ पत्रकार। मुकुल जी, आप उत्तर प्रदेश को लंबे समय से देख रहे हैं, आपकी पत्रकारिता का भी बहुत व्यापक यहाँ पर अनुभव है। उत्तर प्रदेश में ऐसा क्या बदल गया है? संभल की हिंसा, यहाँ तो सीधे सीधे अब सवाल सुप्रीम कोर्ट पर उठ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में विपक्ष की भूमिका पर मैं पहले आपसे टिप्पणी समझना चाहूँगी कि अगर सर्वे के लिए अचानक पहुंच गई टीम और पुलिस सुरक्षा बलों के साथ थी, तो क्या जिस पक्ष को इससे ऐतराज़ था, जो भड़क उठा, उस पक्ष की उसका प्रतिनिधित्व करने वाले नेताओं पर इसकी जिम्मेदारी नहीं है कि वो पहले से ही इस तमाम आशंकित परिस्थितियों के बारे में आगाह करके रखें? क्योंकि हम तो लगातार देख रहे हैं कि यूपी में किस तरह की राजनीति हो रही है और इसका फायदा कौन सा पक्ष उठा रहा है, कौन सा नहीं उठा पा रहा है। मुकुल जी। सभी दर्शकों, सभी पैनलिस्टों को मेरा नमस्कार। नेहा जी, देखिए ये चीजें जो अभी हुआ है संभल में, इसकी देखिए पटकथा लिखी गई थी अदालत में सिविल जज जूनियर डिवीजन के उसमें जी। अब सिविल जज जूनियर डिवीजन ने पहले एक आदेश देता है, उस पे जाती है, सर्वे होती है, फिर अचानक से ऐसी क्या चीजें होती हैं कि दोबारा फोटोग्राफी और उसकी जरूरत पड़ जाती है। ये चीज एक्चुअली देखने पड़ेगी। आज बीजेपी का कोई प्रवक्ता नहीं है, अदरवाइज तो यही पूछा जाता कि सबसे पहले तो ये चीजें होती है कि पुलिस प्रशासन जाके वहां के मौलवियों, कहते हैं नोटिस दी गई। एक देखिए बयान आ रहा है एक सीओ का, जिसको बताया जाता है कि उसको जो आरोप लग रहा है कि जान से मारने की कोशिश की गई। तो मस्जिद के जो लोग थे, उन लोगों ने भी, उसमें कई लड़कों के फुटेज आए हैं जो इस भीड़ को रोकने की कोशिश कर रहे हैं और बाद में उन्हीं को पत्थर लगता है जो रोक रहे थे पुलिस के साथ खड़े होके, और वो घायल हुए। लेकिन जब भीड़ कोई होती है तो जाहिर बात है कि पुलिस को ये जो गोलियां चलाने की स्थिति आ रही, कह रहे हमने प्लास्टिक की गोलियां चलाई, तो उसके बाद ये सवाल उठा कि प्लास्टिक की गोलियां चलाई तो फिर ये लोग मरे कैसे? इस कहानी को फिर जोड़ दिया गया कि तुर्क और पठान, वहां पे दो ऐसे समुदाय हैं, दोनों मुस्लिम समुदाय से ही आते हैं, उसमें एक पठान है, एक तुर्क है, दोनों में विवाद। तो अब बताइए, इस चीज को उठा के अब उसको एंगल उसका चेंज कर दिया गया। और सीओ बता रहे हैं कि सीओ जिनका वीडियो वायरल हुआ था कि ठोको, और वो कह रहे हैं मैंने बोला ही नहीं। तो ऐसे में प्रशासन की और पुलिस की भूमिका ये होती है कि आप इस चीज को, जरूरी था कि आप तुरंत करते, आप इसको रोक देते। अभी 29-28 का जो उनका डेट थी, उसमें अभी 2 दिन बचे थे। अगर वो टीम वापस चली जाती तो ये भी तो हो सकता था उन 5 लोगों की, 4 लोगों की जान तो ना जाती, जिसमें एक 17 साल का लड़का था जी। यही हाल हुआ है जो बहराइच में हुआ था। देखिए, जब कोई पर बहराइच में तो जो मारा गया युवक, उसके लिए तो योगी सरकार ने मुआवजा भी दे दिया, लेकिन इन 4 और 5 युवकों के लिए तो योगी सरकार की तरफ से, मुझे लगता है, अगर मेरी जानकारी में ये नहीं है तो मुझे दुरुस्त करिएगा, कि कोई मुआवजा या फिर किसी भी तरह की जो है शोक भी व्यक्त सरकार की तरफ से नहीं किया गया है। जी बिल्कुल नहीं किया जाएगा, मैं इस पे बिल्कुल मुतमईन हूं कि कुछ नहीं होगा सरकार की तरफ से। हाँ, ये जरूर करेंगे कि अभी जो पकड़े गए और जो पुलिस आरोप लगा रही है कि
मतलब बड़ा दुख होता है। कह रहे हैं बाहर से लोग आए थे, अगर बाहर से कोई आया था तो 25 जो गिरफ्तारी हुई है उसमें एक शाहजहांपुर का है, बाकी सब संभल के हैं। तो जी, ऐसे पर में ये तो हजारों गिरफ्तारियों की बात खुद अखिलेश यादव भी कह रहे हैं कि हजारों बेकसूरों को फंसाने की कोशिश की जा रही है और अभी स्थिति संभलने की जो है यहाँ पर कोशिश हो रही है, उसके बाद और गिरफ्तारियां होंगी, ये भी मैंने सुना है। वहां पर जो स्थानीय अधिकारी है उनकी स्टेटमेंट आज की है कि हजारों की संख्या में गिरफ्तारियां होंगी। तो ये तो तय है कि जाहिर सी बात है कि संभल में स्थितियां या फिर तनाव और गहराता दिख रहा है। निकट भविष्य में भी शायद ये तनाव जो है वो कम नहीं हो पाएगा। नेहा जी, ये मैं अभी आपको लिख के दे दूं कि ये तनाव कम नहीं होगा, तनाव बढ़ेगा पॉलिटिकली। इसमें सब पार्टियां वहां जाने की कोशिश करेंगी। समाजवादी पार्टी की जूही सिंह बैठी हुई है। जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए? अखिलेश जी कह रहे जाने नहीं दिया जा रहा। जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए? प्रतिनिधि मंडल जाने की कोशिश किया था, मना कर दिया गया कि 3 दिन आप नहीं जा सकते, सबको मना कर दिया। राहुल गांधी अपनी मीटिंग करके वो क्या करते हैं, उनको भी देखिएगा गाजियाबाद साहिबाबाद के आसपास उनको भी घर दबोचा जाएगा, वापस भेज दिया जाएगा। तो कुल मिला के ये चीजें हो रही है। देखिए, इस वक्त सिर्फ एक तरफ बाबा बागेश्वर धाम का जो वो बाबा है वो पूरी आपकी रैली निकाल रहा है सनातन हिंदू धर्म के लिए। ऐसा कौन सा दिक्कत आई है जो हिंदू समाज के लोग, हम चारों हिंदू हैं जो इस टीवी चैनल पे, आपके चैनल पे बैठे हुए हैं, हम लोगों में किसको दिक्कत है? मेरे परिवार को तो कोई खतरा नहीं है। ऐसे में ये बताना कि खतरे में है, खतरे में कहते बताया क्या जा रहा है। चक्कर ये कि आज बीजेपी का प्रवक्ता होता तो उसे इन सब सवालों का जवाब देना पड़ता। जी बिल्कुल। क्या वो कर रहे हैं? इस देश का माहौल, आज 75वां हम लोग का एक संविधान दिवस है, आज 75 साल पूरे हुए और ऐसे दिन हम ऐसी बहस कर रहे हैं कि एक समुदाय को आप उठा के बाहर करना चाहते हैं। एक समुदाय के जो अधिकार हैं, कहीं ना कहीं उस अधिकारों पर जो है प्रहार किया जा रहा है, खुद प्रशासन की तरफ किया जा रहा है। जी नेहा जी, दुर्भाग्यपूर्ण ये है कि तो अभी 2 मंदिर 3 मंदिर है, मथुरा है, काशी है, एक संभल आ गया मस्जिद का। अभी तो 100 मंदिर जिनका जिक्र बाबरनामा और इन सब में अगर हुआ है तो उन 100 मंदिरों में सोचिए कितने लोगों की जान जाएगी अगर यही स्थिति चलेगी। पर मुझे एक स्टेटमेंट मोहन भागवत का याद आ रहा है कि हर मंदिर, हर मस्जिद में शिवलिंग खोजने की जरूरत ही क्या है। तो ये कौन सा ऐसा वर्ग है जो कि स्वयं आरएसएस प्रमुख को भी जो है उसकी बात को भी नहीं मान रहा है और अपनी ही जो है चलाने की कोशिश कर रहा है, और इस तरह से यूपी में हिंसा भड़क उठ रही है। हर मस्जिद में शिवलिंग खोजने की जरूरत ही क्या है? देखिए नेहा जी, ये बातें सब यूएई और विश्व के अन्य देशों के लिए होती है कि देखिए हमारे बीजेपी संगठन का ये संघ परिवार है, ये कितना बढ़िया है कि वो कह रहा है भाई ये चीजें बंद करो जी। वहीं दूसरी और उसकी आड़ में इधर चलता रहता, उधर स्टेटमेंट आते हैं जी। तो ये उन लोगों के लिए होता है कि जब शेख और ये सब सुनते हैं, ओ संघ ऐसा है, दैट्स गुड। संघ के जो हमारे प्रमुख हैं वो ऐसी स्टेटमेंट दे रहे हैं, इट मींस इंडिया में। ये तो नीचे वाले लोग हैं, ऊपर की जो एक क्रीमी लेयर है वो बहुत अच्छी है। तो ये देखिए बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है नेहा जी। और इसमें तो आज मैं उम्मीद कर रहा था बीजेपी का कोई आएगा, लेकिन आपने पहले बता दिया कि बीजेपी का कोई नहीं आया। वरना आज जैसे होता ना कि क्लास लगती है तो सवालों का जवाब देना पड़ता है, उससे कई चैनल पे, 3 चैनलों पे सुबह से हूं और सब पे बीजेपी के सारे इस वक्त भागे हुए हैं, कोई नहीं आ रहा है या तो उनको मना कर दिया गया जी। समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता जूही जी के पास जाना चाहूंगी। जूही जी, जब माहौल इतना तनावपूर्ण है और युवकों की मौत हो गई है, परिवार मातम मना रहा है, ऐसे में विपक्ष के नेता क्यों जाना चाहते हैं? वो वीडियो मैसेज भी दे सकते हैं, वीडियो संदेश। आजकल तो टेक्नोलॉजी का हालांकि इंटरनेट बैन है, मैं यहाँ पर ये इस बात से सहमत हूँ, लेकिन उस तनाव को भड़काने की कोशिश नहीं होगी अगर अखिलेश चले जाते हैं, राहुल गांधी चले जाते हैं? नेहा जी, मैं बहराइच का पर्सपेक्टिव लूंगी। मैं बहराइच से हूँ। बहराइच में एक प्रायोजित और प्रशासन द्वारा सुनियोजित दंगा कराया गया। जो भाईचारे समितियों की आप बात करते हैं वो संभल में भी होती है, बहराइच में भी होती है, हर वर्ग के। और हर वर्ग के मैं क्यों कहूँ, हिंदू और मुसलमान दोनों उसमें शामिल होते हैं और मिलकर हम इस तरह की बातें करते हैं जब भी कोई संवेदनशील मुद्दा होता है। बहराइच में भी यही नहीं किया गया, लोगों को प्रशासन ने छोड़ दिया, मौत हुई। उसके बाद जो आपने कहा है कि मौत का एक दाम लगाया गया, आज संभल में फिर मुसलमानों के साथ ये हो रहा है और एक बड़ी खाई हिंदू और मुसलमानों के बीच में पैदा की जा रही है। और शासन
और सत्ता कह रही है कि चुनावों से इसका रिश्ता है, तो घटना का राजनीतिकरण कौन कर रहा है? ये भारतीय जनता पार्टी कर रही है। समाजवादी पार्टी ने तो नहीं कहा ठीक है हम चुनाव बेहतरीन ढंग से लोकसभा में जीते, हम विधानसभा में हार गए, उसके कारण क्या थे वो हम भी जानते हैं। नहीं, पर अखिलेश यादव तो कह रहे हैं उपचुनाव में धांधली हुई है, इसको छिपाने की कोशिश है। वो चुनाव के बाद नहीं, हम पहले से कह रहे हैं कुदरती में जो हो रहा था, शासन का जो तांडव था, वो हम सब ने देखा। किस तरह वोटरों पे डंडे बरसाए गए, लोगों को अरेस्ट किया गया, रेड कार्ड इशू किया गया। हम चुनाव आयोग को लिखते रहे और ये हम इलेक्शन से पहले करते रहे, चाहे फूलपुर हो, कोदलकी हो, कटहरी हो, चाहे करहल हो। तो शासन या प्रशासन या उनके कोई भी मंत्री अचानक ये अगर मुखौटा पहन के आ रहे हैं कि चुनावों में हार की वजह से ऐसा है, तो उत्तर प्रदेश इसका जवाब देगा। जनता डरी हुई है, वहां पर शांति स्थापना जरूरी है। माता प्रसाद पांडे जी स्पीकर रह चुके हैं, आज लीडर ऑफ हमारे ऑपोजिशन है, भारतीय जनता पार्टी के भी स्पीकर रह चुके हैं, बहुत ही सीनियर और जिम्मेदार नेता हैं। बहराइच में भी उनको पुल पर रोक लिया गया, जब वो जा रहे थे तब भी हमने बात मानी। आज डीजीपी ने कहा है कि अभी मत आइए, हालात खराब है, 3 दिन बाद आइए, तो हम तो गए नहीं। हमने लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये जरूर क्लैरिफाई किया कि जहां ये बात इस तरह की घटनाक्रम को क्यों अंजाम दिया गया, रिजल्ट निकले थे, ये तो सभी को पता था कि अगर हम चुनाव लड़ रहे हैं तो एक पक्ष दुखी होगा, या फिर अचानक की परसेप्शन पैदा किया गया कि आज ये सर्वे बिल्कुल इतना अर्जेंट है कि इसको करना जरूरी है। तो मुझे लगता है कि इन प्रशासकों को और इन नेताओं को कुछ ट्रेनिंग की जरूरत है, उत्तर प्रदेश को नफरत की आग में न जलाएं। जी बिल्कुल, एक छोटा सा ब्रेक लूंगी और जब लौटूंगी तो दीपक जी से समझने की कोशिश करूंगी। अगर सत्ता साजिश रच रही है तो विपक्ष की भूमिका फिर नगण्य क्यों दिखती है? विपक्ष किस तरीके से जनता की भलाई की बात कर रहा है, जनता की आवाज बनने की बात कर रहा है, उसका दावा करता रहा है, तो फिर विपक्ष की क्या भूमिका है और फिर वहां जाने की जरूरत क्यों है जहां पर तनाव पहले से ऐसा व्याप्त है कि हिंसा में 5 युवकों की मौत हो गई है? एक छोटा सा ब्रेक के बाद लौटते हैं स्ट्रेट टॉक में। तो उत्तर प्रदेश के संभल में किसकी साजिश, सत्ता पक्ष की, विपक्ष की, या फिर कहीं ना कहीं सूचनाओं के अभाव की? हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता दीपक झा जुड़े हुए। दीपक जी, आपसे समझना चाहती हूँ, अगर प्रशासन साजिश रच रहा है तो आखिर साजिश का क्या फायदा प्रशासन को? उसके प्रदेश में तो हिंसा हुई और कुछ युवकों की मौत हो गई, इसमें योगी जी को कोई मेडल तो मिल नहीं रहा है, साजिश का फायदा योगी जी को तो नहीं दिख रहा है। दीपक जी देखिए, इसका बड़ा स्पष्ट जवाब ये है कि जैसे आपके टीवी चैनल पे, आपके चैनल पे बीजेपी का प्रवक्ता नहीं आता है तो इससे साजिश की बू आती है कि जो जिनकी जिम्मेदारी बनती है, जो शासन और प्रशासन जिनके हाथों में है, वो तो भाग गए मैदान छोड़ के। और विपक्ष का नेता जब उस जगह पे जाता है तो आप उसको रोकते हैं, आप उसको अरेस्ट करते हैं, आप उसको वापस बैरक भेज देते हैं। अभी जूही जी ने बताया कि इनके नेता विधानसभा में जो प्रतिपक्ष के नेता है माता प्रसाद जी जा रहे थे, उनको वापस कर दिया गया। क्यों कर दिया गया भाई? नेता तो जनता के साथ खड़ा होना चाहिए, जनता के लिए खड़ा होना चाहिए, हर वक्त खड़ा है। तो विपक्ष को आप अरेस्ट क्यों कर रहे? विपक्षी नेताओं को आप जाने से रोक क्यों रहे? अगर आपको इतना ही भय है तो आपने उस माहौल को बिगाड़ा क्यों? तो जो सच्चाई है, जो वस्तु स्थिति है, यथा स्थिति लोगों के सामने ना पाए। आज क्या हो रहे हैं हालात, प्रशासन जो है वहां पे बिल्कुल आंख बंद करके छूट दे रहा है। आपने देखा था बहराइच में किस तरीके से वीडियोज आए थे और कह रहे थे कि हमको 2 घंटे के लिए पुलिस की ढील दे दी गई थी। तो उसी तरीके से जो पुलिस की ढील दे दी जाती है और इतने बड़े दंगे हो जाते हैं। एक तरफ तो आप कहते हैं राम राज्य आ गया है, राम युग आ गया है, भजन चलाते हैं, संध्या वंदन करते हैं, पूरे देश में दिखाते हैं कि राम राज्य आ गया। दूसरी तरफ आप दंगे लगवाते। तो अब मैं कहूंगा, जिन्होंने कहा बटेंगे तो कटेंगे, अब उनके लिए मैं कह रहा हूं जो बांटेंगे वो काटे जाएंगे। अब जनता उनको अपने ताकत से काटेगी, क्योंकि भाजपा रूपी रावण जो है देश को, समाज में शांति को छिन्न भिन्न कर रही, काट रही है, ताना बाना बिगाड़ रही। तो अब जनता इनको काटेगी, अब इनके कटने का वक्त आ गया है। नहीं, पर कांग्रेस के पास जो है जो कानूनी रास्ता है, कांग्रेस क्यों नहीं इन चिंताओं को कानूनी रास्ते के जरिए जो है, अगर भारत में किसी कानून का पालन नहीं हो रहा है, संविधान का सम्मान नहीं हो रहा है, तो कांग्रेस क्यों इस तरीके के रास्ते नहीं अपना रही है? वो कानूनी रास्ता भी अपना सकती है, लेकिन कांग्रेस कहीं ना कहीं हिंदू मुस्लिम की जो राजनीति है उसमें बहुत बैलेंस बनाती हुई दिखती है। दीपक जी नहीं, देखिए, जो जिन चीजों का समाधान कानून में नहीं होता, वो आपसी सौहार्द से होता है। अगर आपसी सौहार्द और प्रेम
का प्रेम के लिए, सौहार्द के लिए तो कोई कानून की किताब तो होती नहीं है कि भाई आपस में भाई भाई मिलके रहो, पड़ोसी मिलके रहो। तो अब इसमें कानून क्या कहता है? नहीं मिलेगा तो एक दूसरे को जेल में जाएगा। तो जो गलत करे तो भाजपा उसको जेल में डाले, लेकिन गलत भाजपा ही कर रही है, सत्ता में बैठे हुए लोग कर रहे हैं। तो अब इसमें कैसे कानून काम कर रहा है? तो कानून काम कर ही नहीं पा रहा, नियम इन्होंने धज्जियां उड़ा रखी। तो कांग्रेस का कहना है, सीधी सी बात है कि हम चाहते हैं कि इस देश में शांति बनी रहे, व्यवस्थाएं शांति से चलती रहे, लेकिन समस्या कहाँ है? समस्या सरकार में है। कोर्ट क्या करेगा? कोर्ट ऑर्डर दे सकता है, इम्प्लीमेंट तो सरकार को करना है। सरकार इम्प्लीमेंट करती है, हमारे पास देर से आया, हमारे पास पहुंचा नहीं, हमारे पुलिस वाले ये कोर्ट ने जिस तरीके से बुलडोजर कार्रवाई पर लगाम लगा दी, कहीं ना कहीं इस एक्शन को अवैध ठहराया है, तो इसी तरह से कोर्ट जो है इस तरह के भारतीय वर्शिप एक्ट जो है इसको मेंटेन रखने के आदेश भी सुना सकती है। ये संभल के लिए भी लागू होगा, वहां की शाही जामा मस्जिद के लिए भी लागू हो सकता है। देखिए, कोर्ट ने सारा का सारा निर्णय सुनाया हुआ है, लेकिन आजकल जो उपद्रवी तत्व हैं, जिनको आजकल तथाकथित बाबा बोलते हैं, तथाकथित मौलवी बोलते हैं, ये अपने आप स्वयंभू पैदा हो जाते हैं। दोनों धर्मों की बात कर रहा हूँ। कोई दिल्ली में बैठ के सनातन सभा करता है, कोई पद यात्रा निकालता है, कोई लाल किले से और जामा मस्जिद से फतवा जारी कर देता है। तो जितने इस तरीके से तथाकथित मौलवी और बाबा तैयार हो गए इस समाज में, तो कानून से बड़े हो गए, अपने आप को मानने लगे। ये लोगों की जन भावनाओं को उद्वेलित करते हैं। अगर ऐसे शरारती तत्व इस समाज में रहेंगे, ऐसे तथाकथित ढोंगी पाखंडी बाबा और मौलवी रहेंगे, तो समाज में विघटन होता रहेगा। कानून का इनको भय नहीं, जामा पहन लेते, चोला पहन लेते हैं और कहते हैं अनुयायियों के साथ भीड़ में चल देते हैं। तो अब यहाँ पे जन भावना बड़ी हो जाती है, कानून उसके सामने बौना हो जाता है। और जो बाबा योगी आदित्यनाथ खुद को अपने आप को योगी महंत और बताते हैं, इनके अंदर पीड़ा नहीं है। तुलसीदास जी ने क्या कहा था कि राजा वो होता है जिसके राज्य में अगर कोई एक जीव जंतु की भी हत्या हो जाती है तो उसको कई दिनों तक प्रायश्चित करना पड़ता है, नींद नहीं आती है। तो लेकिन को एक वर्ग विशेष के मुख्यमंत्री क्या इस वक्त उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ दिख रहे हैं? एक सबसे बड़ा सवाल उत्तर प्रदेश के संभल से निकल कर आ रहा है। 10 सेकेंड, योगी आदित्यनाथ जी ऐसे मुख्यमंत्री हैं कि जिस दिन इनके राज्य में 2-4 मर्डर ना हो, हत्याएं ना हो, लूट ना हो, बलात्कार ना हो, तो योगी आदित्यनाथ जी को नींद नहीं आती है। तो एक क्या होता है, एक राक्षसी प्रवृत्ति होती है। रावण हुआ करता था अपने एक त्रेता युग में। तो रावण जब तक लोगों का खून नहीं पीता था, मारता नहीं था, मारकाट नहीं करता था, नहीं, रावण तो शुद्ध शाकाहारी ब्राह्मण था, अगर मेरी जानकारी दुरुस्त है दीपक जी। नहीं, देखिए, शुद्ध शाकाहारी ब्राह्मण रावण था। राम आखेट करने गए थे, इन सब चीजों पे मैं अभी नहीं आऊंगा। बात है कि रावण की जो प्रवृत्ति, आज हम रावण का पुतला जलाते हैं ना, तो रावण का पुतला इसलिए जलाते हैं कि रावण की जो बुराई का उसका नाश हो, लेकिन बुराई का नाश हो। लेकिन रावण के जो फॉलो करने वाले हैं वो योगी आदित्यनाथ है, भाजपा है। जैसे रावण साधु के भेष में आता है, माँ सीता का हरण कर लेता है, उसी तरीके से इन्होंने आज तथाकथित ऐसे कई सारे चोलाधारी लोगों को पैदा कर दिया। कहते हैं धर्म के नाम पे ये करेंगे, धर्म के नाम पे वो करेंगे। तो जो है त्रिपाठी जी कह रहे थे, मैं तो डरा नहीं हुआ हूँ, मेरे घर में सारे लोग सुरक्षित है, अपने हिसाब से पूजा पाठ करते हैं। तो मेरा ठेकेदार क्यों बनने की कोशिश कर रहे हैं सारे के सारे लोग आके कि हमारे धर्म को बचाएंगे? भैया, मैं अपने धर्म के लिए, अपने संस्कारों को बचाने के लिए बिल्कुल एकदम संयमित हूँ और बिल्कुल, पर ये डिवीजन जो है विपक्ष नहीं रोक पा रहा है, पर इस विभाजन को विपक्ष रोक पाने में कहीं ना कहीं असफल दिख रहा है। मुकुल जी, विपक्ष कानून के हिसाब से काम करना चाहता है। बिल्कुल मुकुल जी, पूर्व सीजीआई जो है चंद्रचूड़, उनकी स्टेटमेंट मैं देख रही थी, आज ही की ये स्टेटमेंट है, कहीं किस कार्यक्रम में कहा इसका मुझे अभी पूरी जानकारी नहीं है, लेकिन कह रहे थे कि जो अदालतें हैं वो विपक्ष की भूमिका नहीं निभा सकती। कहीं ना कहीं जिस तरीके से संभल हिंसा की जड़ में पूर्व सीजीआई को घसीटा जा रहा है, तो विपक्ष की भूमिका निभाते हुए अदालतें नहीं दिख रही हैं, लेकिन अपनी भूमिका निभाते हुए दिख रही हैं क्या इस वक्त? देखिए नेहा जी, बिल्कुल ये अदालत के कुछ फैसले ऐसे होते हैं जिसको इन टीवी चैनल पे बैठ के डिस्कस नहीं किया जा सकता। हालांकि खुद सीजीआई ने कहा था कि अब अदालतों की भी समीक्षा और जजेस की भी समीक्षा होनी चाहिए, और इसको प्लेटफॉर्म पे बाकायदा सोशल मीडिया पे हो चाहे कहीं पे भी उसको स्वीकार करना चाहिए जी। लेकिन अंदर खाने की जो खबर है, जो चीजें रहती हैं वो बिल्कुल विपरीत है और बेहद भयानक है। इस चीज से मैं बिल्कुल सहमत हूं
और अपने हिसाब से सरकार जिस तरह से कार्य कर रही है, वो अगर उसका कभी खुलासा होगा, जब भी निकट भविष्य में अगर सरकार जाती है तो इन सब चीजों की जांचें होंगी। और आप सिर्फ एक लाइन में खत्म करता हूं कि संविधान के आज 75 वर्ष पूरे हुए हैं और संविधान हमारा कहता है कि वर्शिप एक्ट सबके लिए लागू होगा। जो जहां पूजा करता है, पूजा स्थल, इस पे हालांकि एक चीज और जोड़ दूं कि अभी जो 91 वाले कानून में 2 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने उसको खारिज किया है, तो यही बोला है कि जब हम लोग का वो 1947 में सब चीजें जहां जो है वही रखा जाएगा, अगर आपका माना जाए तो इस देश में तो फिर कोई मतलब वो ही नहीं रह जाएगा, फिर तो दंगा फसाद और इसमें झोंक देंगे हम देश को। बिल्कुल। तो ऐसे में समान, सबके अधिकार समान हो, सारी जातियों का जो धर्म है जिसका है उसका धर्म स्थल सुरक्षित हो, इन चीजों पे आज फिर बोलने वाला कौन है जी? आज अगर एक ट्रैक पकड़ के आप चलेंगे तो ये देश सिवाय गर्त में जाने के, जैसे भी दीपक जी ने कहा कि जनता सड़कों पे उतरेगी और फिर अगर वो हिसाब करने लगेगी तो विश्वास मानिए किसी को आप, एक नियम भी है कि आप किसी चीज को इतना दबाएंगे, इतना ज्यादा ना दबा दीजिए कि वो उछल के फिर आप ही को चोट पहुंचा दे। तो एक चीज है कि अगर कोई वर्ग आप उसको रोज रोज पिंच करेंगे तो उसका असर क्या होगा? वो हमारे आपके लोगों के लिए ही, इसी समाज के लिए ही होगा। नेताओं के बच्चे फॉरेन में पढ़ेंगे, वो सुरक्षित रहेंगे, और कटेगा कौन? राम गोपाल मिश्रा, या फिर वो जो अभी मारे गए हैं जिनको गोली लगी है। 315 की गोली पुलिस कह रही है हमारी होती नहीं है। नए आए कहां से? बिल्कुल। और अभी तो माता प्रसाद पांडे जी ने कह दिया कि पुलिस 2 असलहे रखती है। तो इन चीजों की जांच करेगा कौन? जब सरकार आपकी है, पुलिस आपकी है, तो इसकी जांच करने के लिए विपक्ष क्या इसकी जुडिशियल जांच ही जो है निष्पक्ष जांच होगी मुकुल जी? नेहा जी, आज के जमाने में जुडिशरी को भी हम नहीं समझते, रिटायर्ड जज को भी अगर आप दे देंगी जांच, तो जांच वही आएगी जो सरकार के फेवर में रहेगी जी। और तो सभी संस्थाओं पर प्रश्न चिन्ह विपक्ष लगा रहा है। जी बिल्कुल। सभी संस्थाओं की जो विश्वसनीयता है वो इस पर सबसे बड़ा सवालों के घेरे में। एक छोटा सा ब्रेक लूंगी मैं, उसके बाद लौटूंगी। तो एक सवाल सपा के प्रवक्ता के लिए कि अब संविधान का सम्मान और संविधान बचाओ का जो नारा विपक्ष लगातार दे रहा है, इसको कैसे आगे बढ़ाएगी, खासकर के उत्तर प्रदेश में जहां पर इस तरह की हिंसा आई और भारत का जो वर्शिप एक्ट है उसको ही एक महज डॉक्यूमेंट की तरह स्थानीय प्रशासन देखता हुआ दिख रहा है। एक छोटा सा ब्रेक के बाद लौटते हैं। ब्रेक के बाद फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं स्ट्रेट टॉक और सीधे चलते हैं सपा की प्रवक्ता जूही सिंह के पास। जूही जी, अब संविधान बचाओ नारे का क्या? उत्तर प्रदेश में इस नारे को कितना जो संभाल कर विपक्ष रख सकता है? संविधान बचाने का नारा विपक्ष को देना पड़ा, यही बहुत दुखद है। हम कितने वर्ष हो गए हमको आजाद हुए, स्वतंत्र हुए, लेकिन आज के दिन में संविधान हर तरह से कहीं ना कहीं उसको अंडरमाइन की कोशिश भारतीय जनता पार्टी की सत्ता कर रही है। और ये नारा हमने नहीं दिया, इनके खुद के जो पूर्व सांसद थे अयोध्या लल्लू सिंह जी, इनके अध्यक्ष ने भी बार बार कहा कि 400 पार तो संविधान हम बदलेंगे। जनता ने यही देखकर वोट दिया। मैं उपचुनाव के नतीजों से संभल को दूसरी तरह से जोड़ना चाहती हूँ। अचानक आज मेरे पास खबर आई कि अब याचिका वापस ली गई है और अब मिल्कीपुर का चुनाव होने का रास्ता साफ हो चुका है। तो कहाँ ऐसी शासन और कहाँ ऐसी सत्ता एग्जिस्ट करेगी लोगों के संवेदनशील मसलों को देखने के लिए? हमें आगे बढ़ना है। हम इतिहास को दोहरा रहे हैं, हम जनता को बार बार उन प्रतीकों की ओर ढकेल रहे हैं जो आज के दिन में उनके व्यक्तिगत हैं। संभल में लोगों की मौत हुई है और मैं इसमें कहने में कोई गुरेज नहीं करूंगी, जो भी लोग मरे हैं वो मुसलमान हैं। शासन प्रशासन, जैसा माता प्रसाद पांडे जी ने कहा, उसकी भूमिका निहायत संदिग्ध है। उत्तर प्रदेश कस्टोडियल डेथ में नंबर 1 हो चुका है। उत्तर प्रदेश बुलडोजर का प्रयोग करने में इतना मैं कहूंगी ज्यादा अराजक हो चुका है कि लोगों के घर गिरा दिए जाते हैं, जबकि कोर्ट का आदेश है कि आप ऐसा मत करिए। बहराइच ऑलरेडी जल चुका है, वहां पर एक बच्चे की मौत हो चुकी है। एसआईटी की हजारों रिपोर्ट ऐसी हैं जो पड़ी हुई हैं, जो कूड़ेदान में उत्तर प्रदेश सरकार ने डाली।
आदमी हैं। तो इस तरह की सरकार जो है वो कभी ना कभी तो सपा के सांसद के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज हो गई। किस तरह की जांच जो है विपक्ष जुडिशियल जांच की अपेक्षा कर रहा है, मांग कर रहा है? क्या जुडिशियल जांच, जैसा मुकुल जी ने कहा है, आप इस पर पूरी तरह से भरोसा करेंगे, या फिर अगर जुडिशियल जांच की मांग पूरी कर ली जाती है और जांच जो है उलट आ जाते हैं उसके नतीजे, तो क्या सपा यही कहेगी कि निष्पक्ष जांच हुई है? जिन लोगों ने प्राथमिकी दर्ज की उनको स्पष्ट बता दिया गया है कि हमारे सांसद वहां मौजूद भी नहीं थे, उनको एक ठोस आधार निकालना पड़ेगा कि कैसे ये प्राथमिकी उन पर दर्ज की। और जुडिशियल जांच की तो अलग बात है, हम तो मुख्यमंत्री से करेंगे, जो आज हमारे भी मुख्यमंत्री हैं, उस कुर्सी पर बैठे हैं, कि इस तरह के अधिकारियों पर और जिन लोगों ने यह प्राथमिकी दर्ज की है उनके ऊपर तुरंत कार्रवाई करें। मुख्यमंत्री होना बहुत जरूरी नहीं होता है, निष्पक्ष उनको दिखना पड़ेगा। जुडिशियल जांच की बात तो बाद में आएगी। संभल दंगों की आग से झुलस रहा है, बहराइच झुलस चुका है, आज भी माहौल खराब है। हम लोगों से शांति की अपील करेंगे और हमारा प्रतिनिधि मंडल 3 दिन का समय उन्होंने दिया, 3 दिन बाद हम वहां जाएंगे। वो फिर 3 दिन बाद जाने देंगे तो हम जाएंगे जरूर, क्योंकि वहां हम रहते हैं, हमारे सांसद, हमारे विधायक हैं। आप उनको जिला बदल तो नहीं कर सकते, क्योंकि आप स्थिति को कंट्रोल में नहीं कर सकते, और आप खुद शामिल हैं कहीं ना कहीं इन दंगों को बढ़ावा देने में। ये हमारा शासन पर बड़ा जी। तो योगी शासन पर बहुत बड़ा आरोप सपा लगा रही, जिसके खुद सांसद और विधायक जो है नामजद संभल हिंसा में बनाए जा चुके हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता से मैं समझना चाहूंगी, संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा है दीपक जी, कांग्रेस चाहे तो इस मसले को जो है एक बड़ी बहस का हिस्सा बनाने पर मजबूर कर सकती है सत्ता पक्ष को। जी बिल्कुल, कांग्रेस चाहेगी, और कांग्रेस देश में जितने भी मुद्दे, क्योंकि विपक्ष संसद में तो मजबूत है ही, लोकसभा के जो नतीजे आए हैं उसने विपक्ष को एक मजबूत आवाज दे दी है। बिल्कुल, इसीलिए मैंने कहा कि अभी हम एक एक करके सारे मुद्दे, देश में हर राज्य, देखिए हर वर्ग की समस्या अलग। उत्तर प्रदेश की समस्या, योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश को जला रहे हैं, देश को एक व्यापारी बेच रहा है और एक व्यापारी खरीद रहा है। तो देश, हमारे पास दोनों समस्या है, रोटी की भी है और जिंदगी जीने की भी है। तो उत्तर प्रदेश में जीने की समस्या है और देश में पेट की समस्या। तो नरेंद्र मोदी जी ने एक ऐसी विडंबना पैदा कर दिया है कि एक आदमी को अमीर बना रहे हैं। तो हमारी लड़ाई चारों तरफ है। तो विकराल परिस्थिति हो चुकी है, भयावह स्थिति हो चुकी है। एक ऐसे है, ये राम के पुजारी नहीं है, रावण के पुजारी। अभी आपने कहा ना, रावण शाकाहारी था, रावण भगवान का, शिव का बहुत बड़ा भक्त भी था। रावण हवन करता था, यज्ञ करता था, पूजा पाठ करता था, लेकिन उसके कर्म कुकर्म थे। उसी तरीके से भाजपा दिखाती तो है कि सबसे बड़े धार्मिक है, सबसे बड़े पूजा करते, सबसे बड़े, लेकिन ये सब का सब पाखंड है, लोगों को दिखाने के लिए, लोगों को भ्रम फैलाने के लिए। इस देश की जनता को, हम और आप जैसे लोगों को धर्म के नाम पे बहुत जल्दी दोहन किया जा सकता है। बहुत स्वाभाविक स्थिति होती है, हम कहीं भी मंदिर देखते हैं, हाथ जोड़ लेते हैं, ये हमारी भावना है, हमारी आस्था है मंदिर के लिए, मस्जिद के लिए। लेकिन नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह कौन होते हैं हमारी भावनाओं के साथ आग लगाने वाले? तो ये आग लगाकर अपनी सत्ता की रोटी सेक रहे हैं। इससे हमको सावधान रहना है। सड़क से लेकर संसद तक कांग्रेस इस लड़ाई को पूरी तरीके से उठाएगी और जनता को इस देश में सुनिश्चित करेगी कि संविधान और संविधान के तरीके से आपको जीने का अधिकार है। जो संविधान के खिलाफ काम करेगा, चाहे वो कोई पार्टी हो, चाहे कोई नेता हो, चाहे अफसर हो, सबको सजा मिलनी चाहिए। बिल्कुल। मुकुल जी, मैं समझना चाहूंगी कि संसद के भीतर, अभी दीपक जी की बातों से भी थोड़ा थोड़ा स्पष्ट हो रहा है, अगर मैंने सही समझा है तो अडानी के मोर्चे पर ही ज्यादा जो है विपक्ष मुखर रहेगा। आपको लगता है कि अडानी से पहले अगर सबसे बड़ा कोई कुछ मसला है जो संसद में उठाया जाना चाहिए, वो संभल हिंसा है, ताकि देश जो है हिंसा की आग में आगे ना झुलस सके। अलग अलग कई ऐसे मंदिर मस्जिद हैं जहां पर उससे 1947 से पहले क्या स्थिति थी, या बाबर के ज़माने में क्या हुआ, दशकों पहले क्या हुआ, सदियों पहले क्या हुआ, इसके लिए ये मसला जो है बहुत ज़्यादा गंभीर हो जाता है। मुकुल जी। जी बिल्कुल, इस वक्त जो देश में हालात है, वो सबसे पहले आप अपने देश को सुरक्षित करेंगे। बांग्लादेश के हिंदुओं अल्पसंख्यक के लिए आपकी चिंता बहुत ज्यादा रहती है, लेकिन जो भारत में अगर मान लीजिए अल्पसंख्यक हैं, तो उनके लिए आपकी क्या आपका विजन है? इस चीज को क्लियर करें। अगर यही होना है कि सारे बाबा, जैसे भी दीपक जी ने कहा कि सारे बाबा हैं, इन्होंने पहले बोला कि बाबाओं को सनातन और हिंदू की क्या कमान संभाल दी गई है। अब मैं ब्राह्मण हूं, मैं अगर अपने मन में बोलता हूं भगवान का नाम, तो जरूरी है कि मैं चौराहे में भीड़ में शामिल होकर बोलूंगा? मैं नहीं बोलूंगा।
वहां अगर कोई दूसरे धर्म का खड़ा तो उसकी इज्जत, कौन लोग थे वो जो मस्जिद के सामने उस दरगाह के सामने जाके जय श्री राम के नारे लगा रहे थे? इसकी भी तो जांच होनी चाहिए। तो वो चीजें नहीं होती है। वो चीजें एक्चुअली क्या है कि सरकार को इस वक्त सोचना पड़ेगा, अगर ये अभी नहीं रुका तो आने वाले टाइम में इन्हीं लोगों के लिए बहुत बड़ी मुसीबत होगी जी। ये बहुत बड़ा प्रश्न है। और संसद में वास्तव में आज की डेट में इतना मजबूत विपक्ष पिछले 2014 से अब तक कभी नहीं हुआ है। और ये विपक्ष के सभी लोगों की जिम्मेदारी होनी चाहिए कि दो मामले बहुत बड़े हैं। एक देश की छवि जो अडानी से संबंधित है, दूसरा हमारे देश की अपनी एक जो सौहार्द और जो हमारे देश का लोकतंत्र है बना रहे हैं 75वां, लेकिन हम लोग पहुंच गए 1947 की तरफ जी, कि इस देश के टुकड़े करवा के। ये बहुत ही अफसोसनाक है कि 1947 से पहले और बाबर के जमाने में क्या गलतियां हुई थी, उन गलतियों को दुरुस्त करने की जिम्मेदारी सत्ता निभाता हुआ पहले दिखता है, ना कि जो वर्तमान में जनता की चुनौतियां हैं उसको जो है उसके समाधान के प्रति गंभीरता दर्शाता है। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी मुकुल जी आपका भी, दीपक जी आपका भी और जूही जी आपका भी कि आपने समय दिया और स्ट्रेट टॉक के मंच पर आए। और लेकिन अफसोस कि बीजेपी का कोई प्रतिनिधि उपस्थित नहीं था, क्योंकि सारे सवालों का केंद्र जो है बीजेपी प्रशासन, योगी आदित्यनाथ के प्रशासन पर टिका हुआ है। बीजेपी का प्रतिनिधि होता तो एक संतुलित बहस जरूर होती। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ दर्शकों से अनुरोध करना चाहूंगी कि आप लगातार अपना फीडबैक हमें ईमेल के रूप में भेजते रहिए। आप हमें लिखिए info@justbroadcasting.com और neha@justbroadcasting.com पर भी लगातार जुड़े रहिए जस्ट टीवी के साथ। नमस्कार।